Very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on our beautiful platform. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम रोजाना करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को आपके सामने डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है ना। पहला न्यूज है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, क्या कह रहा है पहला न्यूज, ध्यान से देखते हैं। आपसे पूछा है कि जो एनुअल श्रुई शी रुई लिली फेस्टिवल है, रिसेंटली इसका सेलिब्रेशन किस स्टेट में किया गया। ठीक है, तो एक फेस्टिवल है जिसका सेलिब्रेशन किसी स्टेट में किया जा रहा है, आपको बताना है उस स्टेट का नाम। देखिए होता क्या है ना, वो साल था 1946। ध्यान से समझना, वो साल था 1946 जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर फ्रैंक, है ना। डॉक्टर फ्रैंक एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर फ्रैंक। इस साइंटिस्ट ने एक फ्लावर को यहाँ पे डिस्कवर किया, है ना। एक फ्लावर को यहाँ पे डिस्कवर किया, कहाँ पे, शिरुई हिल्स के अंदर। शिरुई हिल्स, ये जो शिरुई हिल्स है ना, ये आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मणिपुर के अंदर। तो मणिपुर के शिरुई हिल्स के अंदर डॉक्टर फ्रैंक ने 1946 के अंदर एक फ्लावर को डिस्कवर किया। ठीक है, एक फ्लावर को डिस्कवर किया जिसको बाद में 1948 के अंदर, ध्यान से समझना, जिसको बाद में 1948 के अंदर रॉयल हॉर्टिकल्चर मेरिट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। रॉयल हॉर्टिकल्चर मेरिट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मेरिट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मैंने क्या कहा, 1946 में डॉक्टर फ्रैंक ने मणिपुर के शिरुई हिल्स के अंदर एक फ्लावर को डिस्कवर किया, है ना। और 1948 में इसी फ्लावर को रॉयल हॉर्टिकल्चर मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया। जिसके बाद आप देखोगे 2017 में पहली बार, है ना, 2017 में पहली बार, है ना, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। अब हुआ क्या कि 2017 से लेकर 2023 तक तो सेलिब्रेशन चलता है एनुअल बेसिस पे। एनुअल बेसिस पे इसका सेलिब्रेशन चला। ठीक है, एनुअल बेसिस पे इसका सेलिब्रेशन चला, है ना। बट मणिपुर के अंदर आप देखोगे, मणिपुर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से, मणिपुर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से पिछले 2 सालों में इसका सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, 2022 तक इसका सेलिब्रेशन चला, है ना। मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 2023 एंड 2024 में इसका सेलिब्रेशन नहीं हुआ। अब दोबारा से 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, ये जो शिरुई लिली फेस्टिवल है ना, शिरुई लिली फेस्टिवल है, इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है कहां पे? मणिपुर के अंदर। कहां पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है? मणिपुर के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो शिरुई लिली है ना, ये मणिपुर का, याद रखना, ये मणिपुर का स्टेट फ्लावर है ना। मणिपुर का स्टेट फ्लावर होने वाला है और इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो मैंने कहा सर मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। आपने पूछा सर इसका सेलिब्रेशन होता क्यों है, क्योंकि 1946 में डॉक्टर फ्रैंक ने मणिपुर के शिरुई हिल्स के अंदर एक फ्लावर को डिस्कवर किया, जिसके बाद उनकी पत्नी के नाम पे उन्होंने इस फ्लावर का नाम रखा। ठीक है, 1948 में इसे एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसे हम रॉयल हॉर्टिकल्चर मेरिट अवार्ड के नाम से जानते हैं। मणिपुर के अंदर इसे रिकॉग्नाइज किया गया 2017 में, जब एनुअल बेसिस पे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाने लगा, है ना। 2022 तक तो सेलिब्रेशन ठीक चला। उसके बाद आप देखोगे जो वहां की एथनिक कम्युनिटीज है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बना हुआ है ना। कुकी मिट्टी कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी भी बना हुआ है ना। तो 2 साल तक इसका सेलिब्रेशन नहीं हुआ। 2 साल के बाद दोबारा से इसका सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मणिपुर के अंदर ना इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है मणिपुर के अंदर संगाई फेस्टिवल का, है ना, संगाई फेस्टिवल का। और उसके बाद जो है वो शिरुई लिली फेस्टिवल का है। शिरुई लिली फेस्टिवल का है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो मणिपुर के अंदर इसका काफी ज्यादा फेस्टिवल है, इन दोनों फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। पहले संगाई फेस्टिवल, दूसरा शिरुई लिली फेस्टिवल। ठीक है, आइए अगली न्यूज की तरफ। स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात हो रही है, आपसे पूछा है हु वॉन इटालियन ओपन टाइटल 2025। ठीक है, सबसे पहली बात, इटालियन ओपन, इटालियन ओपन की बात मैं कर रहा हूं। ये एक टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है, सबसे पहली थी बात ये जानना जरूरी है, ये एक टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक है, ये कहां पे हो रहा है, तो इटालियन ओपन है, तो ऑब्वियसली इटली में खेला जाएगा। इटली में कहां खेला जाएगा, तो रोम के अंदर, रोम इटली के अंदर इसको खेला गया, रोम इटली के अंदर इसे खेला गया। कौन से कोर्ट में खेला गया है, तो क्ले कोर्ट में खेला गया है। कौन सा एडिशन है, तो 82nd एडिशन होने वाला है, 82nd एडिशन होने वाला है। कब से कब तक, तो 6 से 18 मई के बीच में से खेला गया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इटालियन ओपन की। ठीक है, अब क्योंकि भैया ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, तो टेनिस टूर्नामेंट में आपको 5 टाइप के विनर्स देखने को मिलेंगे। एक तो मेंस सिंगल्स का देखने को मिलेगा, एक विमेंस सिंगल्स, है ना, एक विमेंस डबल्स का विनर देखने को मिलेगा, मेंस डबल्स का विनर देखने को मिलेगा, एंड मिक्स्ड डबल्स का विनर देखने को मिलेगा, मिक्स्ड डबल्स का विनर देखने को मिलेगा, है ना। टेनिस टूर्नामेंट में आपको 5 कैटेगरी में विनर्स देखने को मिलेंगे, मेन सिंगल्स, विमेन सिंगल्स, ठीक है, विमेन डबल्स, मेन डबल्स एंड मिक्स्ड डबल्स। मिक्स्ड डबल्स का मतलब जहां पे एक महिला खिलाड़ी होगी आपके साथ, आप पुरुष है तो एक मेल खिलाड़ी, एक फीमेल खिलाड़ी। अगर मैं मेन सिंगल्स की बात करूं, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है जब तक इनमें कोई इंडियन शामिल ना हो, है ना, जब तक इनमें कोई इंडियन शामिल ना हो ये आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे पूछेगा मेन सिंगल्स या फिर विमेन सिंगल्स। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि इटालियन ओपन टाइटल 2025 कौन जीत रहे हैं, तो याद रखना कार्लोस अल्कराज जीत रहे हैं, कार्लोस अल्कराज जीत रहे हैं। ठीक है, इन्होंने किसे डिफीट किया है, तो इन्होंने डिफीट किया है जेनिक सिनर को। डिफीट किसे किया है, जेनिक साइनर या सिनर को डिफीट किया है। कार्लोस अल्कराज कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन टाइटल जीत लिया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, विमेंस कैटेगरी की बात करूं, विमेंस कैटेगरी की बात करूं तो विमेंस कैटेगरी में विमेंस सिंगल्स का टाइटल कौन जीत रही है, तो जैस्मिन पॉलिनी, जैस्मिन पॉलिनी जीत रही है। क्लियर है बात, तो कार्लोस अल्कराज भाई साहब जीत चुके हैं। क्लियर है, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई भैया इटालियन ओपन की, जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुआ। बट अगर मैं टेनिस की बात करूं, टेनिस की बात करूं तो टेनिस के अंदर आपको 4 ग्रैंड स्लैम्स देखने को मिलेंगे, है ना। एक आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने को मिलने वाला है, दूसरा आपको फ्रेंच ओपन देखने को मिलने वाला है, तीसरा आपको विंबलडन देखने को मिलने वाला है, एंड चौथा और सबसे आखिरी यूएस ओपन देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल अगर मैं ग्रैंड स्लैम्स की बात करूं, अगर मैं ग्रैंड स्लैम्स की बात करूं तो मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स कौन जीत रहे हैं, तो मोस्ट ग्रैंड स्लैम जीता है नोवाक भाई साहब ने। कौन, नोवाक जोकोविच ने। वही भैया 24th नंबर, 24th ग्रैंड स्लैम, है ना। इसके बाद रफेल नडाल जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, है ना, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम। एंड रॉजर फेडरर रिटायरमेंट ले चुके हैं, ये काफी सीनियर खिलाड़ी है, इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, तो मोस्ट ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच, रफेल नडाल एंड देन रॉजर फेडरर। ठीक है, अच्छा, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो चुका है, कब से हुआ था ये, तो 12 से लेकर 26 जनवरी 2025 को इसको खेला गया, है ना। 25 को इसके लिए खेला गया, हार्ड कोर्ट में इसे खेला जाता है, याद रखना हार्ड कोर्ट में इसे खेला जाता है। कौन जीत रहे हैं, तो जैनिक सिनर, कौन जीत रहे हैं, जैनिक सिनर। एंड विमेंस कैटेगरी में मेडिसन कीज, याद आ रहा है, मेडिसन कीज जीत रही है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच ओपन शुरुआत हो चुका है ना, 19 जून से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 8 मई तक चलने वाला है। 19 जून से इसकी शुरुआत हो चुकी है, 8 मई तक ये चलने वाला है। क्ले कोर्ट में खेला जाएगा,
क्ले कोर्ट में खेला जाएगा। विंबलडन अमंग ऑल द टेनिस टूर्नामेंट सबसे पुराना कौन सा होता है? विंबलडन। ठीक है, ये जून से जुलाई के बीच में खेला जाने वाला है। ठीक है, कौन से कोर्ट में? ग्रास कोर्ट, है ना, जून से जुलाई के बीच में खेला जाएगा ग्रास कोर्ट में, ग्रास कोर्ट में, और इसे खेला जाएगा हार्ड कोर्ट में। ठीक है, तो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन, ये हो चुका है, ये चल रहा है, ये होने वाला है, और ये अगस्त सितंबर के बीच में खेला जाएगा। ये बात भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपसे पूछा था इटालियन ओपन भैया कौन जीता है, तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, रोम इटली में हो रहा है, क्ले कोर्ट में खेला जाता है, 82nd एडिशन है, इतने से इतने तारीख तक खेला गया। कार्लोस अल्कराज मेंस सिंगल्स टाइटल जीत रहे हैं। किसको हराया? जैनिक सिनर को। विमेंस कैटेगरी में जैस्मिन पॉलोनी जीत रही है। क्लियर? विमेंस कैटेगरी में सबसे ज्यादा मार्गरेट कोर्ट। ठीक है, आओ अगली न्यूज। वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे पूछा है अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, इसे भैया स्टार लगा लेना। चाहे आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा है हु वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2025 फॉर हार्ट लैम्प। देखो सबसे पहली बात, ये कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखना। देखो 2 अवार्ड है, एक है भैया बुकर प्राइज, बुकर प्राइज, और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, 2 अलग अलग बातें हैं भैया। ठीक है, 2 अलग अलग बातें हैं, एक है बुकर प्राइज, एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज की बात करूं तो ये सबसे पहले दिया गया 1969 में। बुकर प्राइज की बात करूं तो सबसे पहले ये दिया गया 1969 में। वहीं मैं इंटरनेशनल बुकर के प्राइस की बात करूं तो ये दिया गया सबसे पहले 2005 के अंदर। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बुकर प्राइस उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने अपनी किताब, क्योंकि लिटरेरी अवार्ड है भैया, ये बात तो पता है ना, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक लिटरेरी अवार्ड है। तो आपने जो भी लिखा है, जो भी नॉवल एंड ऑल लिखा है ना, वो इंग्लिश में ही लिखा होना चाहिए। मतलब ओरिजिनली written in English, written in English, published in यूके आयरलैंड। भैया लिखा ही होना चाहिए इंग्लिश में और पब्लिश होना चाहिए यूके या फिर आयरलैंड के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, तो आपने कोई भी भाषा में लिखी हो, ये ट्रांसलेट कर दीजिए आप, ट्रांसलेट होना चाहिए इंग्लिश में, ट्रांसलेट होना चाहिए इंग्लिश में, है ना, और पब्लिश होना चाहिए यूके आयरलैंड के अंदर। ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रख लेना है। 2005 में स्टैब्लिश हुआ, 2005 में पहली बार दिया गया, 1969 में पहली बार दिया गया। आपकी किताब तभी यहां पे नॉमिनेट होगी जब आपने इसे ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा है। आपकी किताब तेलुगु में है, तमिल में है, कन्नड़ में है, किसी भी भाषा में है ना, ये नॉमिनेट हो जाएगा कब? जब आप इसे ट्रांसलेट करवा देते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा इंटरनेशनल बुकर प्राइज भैया कौन जीत रहे हैं, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज भैया यहां पे भैया बानू मुस्तक। ठीक है, बानू मुस्तक। इनकी ना सीरीज ऑफ 12 स्टोरीज है, 12 स्टोरीज की एक सीरीज है, 12 स्टोरीज की एक सीरीज है जो लिखी गई है कन्नड़ भाषा में, जो लिखी गई है कन्नड़ भाषा में, और ये लिखा गया है 1990 से लेकर 2023 के बीच में। ठीक है, सीरीज ऑफ 12 स्टोरीज है कन्नड़ भाषा में 1990 से लेकर 2023। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि मुस्लिम विमेन की स्टोरी के बारे में बताया गया है कि साउथ इंडिया में उनका रहन सहन कैसा है, उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, सारी चीजें। तो साउथ इंडिया में मुस्लिम विमेन का सिचुएशन क्या है, इस बारे में बातें कही गई है ना, किसमें? तो इसमें। इसे लिखा तो कन्नड़ में किया गया था। तो आपने बोला सर इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये कैसे जीत सकती हैं, कि भैया आपको तो पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना इंग्लिश में। तो इन्होंने बोला कि भैया ट्रांसलेट कर दीजिए। तो दीपा बस्ती जी ने बोला चलो भाई साहब मैं आपकी
किताब को ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो दीपा बस्ती जी की किताब, सॉरी, दीपा बस्ती जी ने बानू मुस्तक की ये जो 12 स्टोरी सीरीज की किताब थी जिसका नाम है हार्ट लैम्प, इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना। जैसे गीतांजलि श्री है ना, 2022 में इनको मिला, याद आ रहा है? गीतांजलि श्री इनको 2022 में मिला, बताइए कौन सी किताब के लिए? तो टॉम्ब ऑफ सैंड्स के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड्स के लिए, है ना। और इनकी किताब को ट्रांसलेट किसने किया? तो इनकी किताब को ट्रांसलेट किया है, इनकी नॉवल को ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे, है ना, इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है भैया हम लोग? तो अब बुकर प्राइज की बात करें तो बुकर प्राइज बहुत सारे इंडियंस ने आप देखोगे जीते हैं। ठीक है, बुकर प्राइज जो है बहुत सारे इंडियंस जो है वो बुकर प्राइज जीत रहे हैं। जैसे सबसे पहले किसने जीता था, है ना, बुकर प्राइज वीएस नाइपॉल ने जीता था, है ना। बुकर प्राइज की बात करूं, वीएस नाइपॉल ने जीता था, है ना। वीएस नाइपॉल ने जीता था किसके लिए? इन अ फ्री स्टेट, है ना, 1971 में, याद आ रहा होगा, 1971 में, इन अ फ्री स्टेट, है ना। उसके बाद आप देखोगे सलमान रुश्दी ने भी जीता, सलमान सलमान रुश्दी ने भी जीता, किरण देसाई ने भी जीता, किरण देसाई ने भी जीता, 2006 में जीता इन्होंने, है ना। 1981 में इन्होंने जीता। उसके बाद आप देखोगे अरविंद अडिगा ने जीता 2008 में, अरविंद अडिगा ने जीता 2008 में, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बुकर प्राइज तो और लोगों ने जीता है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज को ना हम पहले मैन बुकर प्राइज के नाम से भी जानते थे। ठीक है, 2005 से लेकर 2015 के बीच ये हर 2 साल में दिया जाता था, बट 2016 से इसे एवरी ईयर दिया जाने लगा, एवरी ईयर दिया जाने लगा, है ना। इसमें 50,000 यूरो एस प्राइज मनी जो है वो दिया जाता है, 50,000 यूरो एस प्राइज मनी दिया जाता है। इसका पुराना नाम मैन बुकर प्राइज हुआ करता था, मैन बुकर्स प्राइज हुआ करता था। ये बात ध्यान में रख लेना। चलिए, नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है, कालाधन प्रोजेक्ट। देखो कालाधन प्रोजेक्ट जो है ना, ध्यान से समझना, कालाधन प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं। कालाधन प्रोजेक्ट कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है, 2008 का प्रोजेक्ट है ये। और इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है 2010 से, है ना। तो कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है ना, न्यूज में है अभी फिलहाल, बट ये कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है। इसके कंस्ट्रक्शन जो है 2010 में शुरू हो जाता है, प्रोजेक्ट लॉन्च होता है 2008 में। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, जो इंडिया के ईस्टर्न पोर्ट्स हैं, इंडिया के ईस्टर्न पोर्ट्स हैं, उनको कनेक्ट करना है, उनको कनेक्ट करना है किसके साथ? तो म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। तो ईस्टर्न पोर्ट, इंडिया के ईस्टर्न पोर्ट को म्यांमार के साथ एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ जोड़ने के लिए हमने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? कालाधन प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में भैया हम लोग पोर्ट्स भी डेवलप करेंगे, है ना। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग पोर्ट्स भी डेवलप करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग रोड रूट्स भी डेवलप करेंगे। तो कौन बना रहा है भैया? तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया ने इसके काम को तेजी ले आया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होने वाला था 2014 तक, कंप्लीट होने वाला था 2040 तक, बट अभी तक इस ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप देखोगे, है ना, कोलकाता से कनेक्ट, कोलकाता, कोलकाता पोर्ट से कनेक्ट करेंगे हम लोग सितवा पोर्ट, सितवे पोर्ट यहाँ पे है म्यांमार के अंदर। फिर वहां से हम लोग जो है अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जुड़ने वाले हैं। अब इसमें मैंने बोला अलग अलग फेजेस में होने वाला है। ठीक है, तो पहले जो है सी फेज होगा, जहां पे कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ा जाएगा विया बे ऑफ बंगाल, और ये जो रूट होने वाला है 539 किलोमीटर्स का होगा। ठीक है, सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार में है, ये इंडिया के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया।
इसके बाद इनलैंड वाटरवे लेग होने वाला है जो कि सितवे को कनेक्ट करेगा पलेटवा से, है ना, विया कालादन रिवर, कहाँ पे, म्यांमार के अंदर, 158 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग रोडवेज भी कंडक्ट करने वाले हैं, है ना, पलेटवा टू जोरिंगपुई, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अंदर, मिजोरम के अंदर, 110 किलोमीटर का। और उसके बाद इंडियन लेग होने वाला है जोरिंगपुई से लेकर लॉन्गक्लाई एंड फर्दर टू एजवाल इन मिजोरम। तो बेसिकली आप देखोगे अलग अलग फेजेस में हम लोग क्या करेंगे, ईस्टर्न पोर्ट्स, भारत के जो ईस्टर्न पोर्ट्स हैं भैया, उसको कनेक्ट करना चाहते हैं म्यांमार के साथ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। क्लियर है? कंफर्म करो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज who recently launches I4C new E0 FIR initiative for cyber financial crime। तो I4C, है ना, I4C क्या होने वाला है भैया? तो I4C होने वाला है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, है ना, इंडियन साइबर क्राइम साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये किसके अंदर काम करेगा? होम मिनिस्ट्री के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाला है ना, होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाला है। इसे इनिशिएट कब किया गया था? 2018 में से इनिशिएट किया गया था। टोटल बजट कितना था? तो 415.86 करोड़ इसका टोटल बजट था। और इसी के अंदर जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर क्या होता है भैया? जीरो एफआईआर का मतलब होता है, ठीक है, आपका वॉलेट चोरी हुआ यहाँ पे, ठीक है, वॉलेट चोरी हुई यहाँ पे, आपने किसी और पुलिस स्टेशन, किसी और जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रिकॉर्ड करवाया, तो भैया ये कंप्लेंट जो है वो माना जाएगा, है ना, कंप्लेंट आपका माना जाएगा। मतलब बात समझ रहे हो? मतलब मैं रहता कहीं और हूं, मेरा वॉलेट कहीं चोरी हुआ, तो मैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट रिकॉर्ड करवाऊंगा, है ना। तो उस पुलिस स्टेशन को ये बात जो है माननी पड़ेगी अंडर BNSS, ठीक है, अंडर BNSS, ये बात ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं जीरो एफआईआर की बात करूं, E0 एफआईआर की बात करूं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिकली भी भैया आप फोन करके भी, है ना, आप फोन करके भी अपनी एफआईआर जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं, अपनी एफआईआर जो है वो रजिस्टर वगैरह करा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि 10 लाख से ज्यादा का जितना भी, 10 लाख से ज्यादा का जितना भी फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो रहा है, फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो रहा है, वो कंसिडर किया जाएगा और उसको शामिल किया जा रहा है EFIR के अंदर, ठीक है, E0 एफआईआर के अंदर, ठीक है। तो जीरो एफआईआर का मतलब समझ गए आप, जीरो एफआईआर का ही इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्या होने वाला है? तो E0 एफआईआर, ठीक है। तो एक नया इनिशिएटिव इनिशिएट किया गया है, किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, यानी कि अमित शाह जी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो रही है तो देखो ऑलरेडी 2024 के महीने में, 2024 में ऑलरेडी, है ना, अलोंग विथ इंडिया के साथ साथ म्यांमार को नेपाल एंड म्यांमार को ट्रैकोमा फ्री अनाउंस कर दिया गया था, ट्रैकोमा फ्री अनाउंस कर दिया गया था। अब क्या हो रहा है सर? अब सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही है, और अब सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही है किसे? इंडिया को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही है। ये सर्टिफिकेशन कब प्रोवाइड किया जा रहा है? तो रिसेंटली आप देखोगे, रिसेंटली, है ना, रिसेंटली WHO की एक समिट होने वाली है, एनुअल समिट, जिसे हम 78 WHO असेंबली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कहां पे हो रही है? जेनेवा के अंदर। कहां पे हो रही है? जेनेवा के अंदर। WHO के हेड कौन हो जाएंगे? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम। तो यहां पे इंडिया को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है ना, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर है? आइए, तो इंडिया को सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट न्यूज, डिफेंस अफेयर्स की बात हो रही है तो इंडियन नेवी रिसेंटली इंडक्ट्स 5th सेंचुरी इंस्पायर्ड सून शिप फ्रॉम विच स्टेट। देखो यहां पे क्या हुआ, कर्नाटका में, कर्नाटका से भैया, कर्नाटका से शामिल किया गया है, कर्नाटका के अंदर, है ना, जो नेवल बेस है इंडिया का, यहाँ पे यहाँ से शामिल किया जा रहा है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया, 2023 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, है ना, इसके अंदर बनाया गया एक स्विन शिप, है ना। और ये जो स्विन शिप है, इसके अंदर जो कारीगरी है
वो अजंता केव्स में जो शिप्स, अजंता केव्स में जो डिपिक्ट हुई थी शिप्स, जो वेसल्स डिपिक्ट हुई थी ना, उससे प्रेरित होकर इसको बनाया जा रहा है। तो 2023 में प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और इसको कर्नाटका से लॉन्च कर दिया गया है और इंडियन नेवल में शामिल किया गया है। इसका नाम रखा गया है INSV सौंधिया, है ना। सौंधिया जो है ये एक मरीनर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मरीनर हुआ करते थे एंशंट इंडिया में, जिन्होंने साउथ ईस्ट रीजन को खोजा था। ठीक है। चलिए, आखिरी न्यूज। विच कंट्री अनाउंसेस, देखो, अभी यूएसए ने बोला है कि भैया देखो, अगर कोई भी सुपरसोनिक मिसाइल आता है, सुपरसोनिक मिसाइल आता है, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आता है, अगर आप मिसाइल को वर्ल्ड के किसी और कोने से लॉन्च कर देते हो या फिर मिसाइल को स्पेस से भी लॉन्च किया जाएगा, तो उसके लिए भैया हम लोग एक सिस्टम बनाने वाले हैं, एक डिफेंस शील्ड बनाने वाले हैं, है ना, जिसका नाम है गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड, जिसको बनाया जाएगा 175 बिलियन डॉलर्स की मदद से। ठीक है। मिसलिनियस न्यूज है, यहाँ पे दो ज्वालामुखी जो है इरप्ट हुई है, एक इंडोनेशिया का माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी एंड जापान का साकुरा जिमा। इतना याद रख लेना, आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। और देखो, एक दुनिया का सबसे लंबा एनाकोंडा जो है वो डिस्कवर किया गया है। ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर द नदन ग्रीन एनाकोंडा नाम होने वाला है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है जयंत नरलिकर, इनका देहांत 87 की उम्र में हो रहा है। तो यहाँ तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।